जो भी लेडी सेक्सुअली एक्टिव है, जो एक रेगुलर मैरिटल रिलेशन में है, मैरिज हो चुकी है, उसको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी उसका पीरियड का डेट मिस हो जाए तो उसको तुरंत अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर वो स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, तो ये सब हैबिट्स भी उनको छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं हर लेडी को ये बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इट्स ए मैटर ऑफ जॉय, खुशी की बात है, आप माँ बनने वाली हैं। तो कच्चा पपीता और पका पाइनएप्पल, ये दो चीज़ें आप मत खाइए। खूब वेजिटेबल्स खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, हाई प्रोटीन खाइए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, जो कि नॉर्मल डाइट में सभी लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। और फास्ट फूड, जंक फूड, अनहेल्दी फूड जिसको हम बोलते हैं पैकेज फूड, इसको आप अवॉइड करिए। आप देख रहे हैं खबर समय, और खबर समय के एक बिल्कुल नए हेल्थ पॉडकास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं निंदिता। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, लेकिन हर औरत के जीवन में ये जर्नी ढेर सारी शंकाएं, कन्फ्यूजन, सवाल और जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। तो आज इन्हीं सब विषयों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो पर मौजूद है डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ मनोकामना हॉस्पिटल एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट। वेलकम टू खबर समय स्टूडियो मैम। थैंक यू मैम, बात कर रहे हैं गर्भावस्था या प्रेगनेंसी को लेकर, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो लोग प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं, शादी हुई है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर पर उनको क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए, बहुत सारे ऐसे न्यू कपल्स होते हैं, 1 साल शादी का हो गया है, अब सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी लेनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो वुड बी मदर है, उसको अपना थायराइड लेवल हमेशा चेक कराना चाहिए, और थायराइड का कंट्रोल प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। थायराइड का प्रेगनेंसी में लेवल्स एकदम डिफरेंट होते हैं। नंबर 2, वो फॉलिक एसिड पहले से अगर स्टार्ट कर देती हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे का ब्रेन बनाने में मदद करता है, और फॉलिक एसिड को प्री कंसेप्शनली स्टार्ट कर देना चाहिए, कंसीव करने से पहले से। थर्डली, अगर वो स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, तो ये सब हैबिट्स भी उनको छोड़ देनी चाहिए कंसीव करने से पहले से, क्योंकि ये कंसीव करने में भी हैम्पर करती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये चीज़ें एकदम से नहीं करनी चाहिए। तो ये 2-3 काम मदर्स कर सकती हैं, अपना हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रखें, और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है थायराइड एंड फॉलिक एसिड। ओके, तो मान लीजिए किसी भी पेशेंट का, पेशेंट नहीं कह सकते, कई नई माँ का, हाँ, नई मदर का, अगर उनके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब कर लेना चाहिए। ऐसे देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, और 2 महीने 3 महीने पीरियड नहीं हुआ, और वो ये सोच के चलते रहती हैं कि मेरा तो पीरियड ऐसे ही इरेगुलर रहता है, और इसी बीच में वो कंसीव कर जाती हैं, और अननोइंगली कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ भी ले लेती हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो जो भी लेडी सेक्सुअली एक्टिव है, जो एक रेगुलर मैरिटल रिलेशन में है, मैरिज हो चुकी है, उसको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी उसका पीरियड का डेट मिस हो जाए तो उसको तुरंत अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है, और उसके बाद हफ्ते हफ्ते करते रहना है जब तक कि उसका पीरियड नहीं आए, या वो पीरियड आने की दवाई नहीं लेती है। और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फॉलिक एसिड प्री कंसेप्शनली अगर नहीं स्टार्ट किया है तो तुरंत वो फॉलिक एसिड खुद से भी लेना स्टार्ट कर सकती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और सेकेंडली, तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करें, और अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्टर सलाह दें टेस्ट करवाएं, और आगे समा प्रेगनेंसी स्टार्ट अगर मतलब शुरुआती दौर अगर कहें तो शुरुआती दौर में जो मॉर्निंग सिकनेस या फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रॉब्लम्स होती है एक मदर को, उस सब से किस तरीके से जूझा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हर लेडी को ये बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इट्स ए मैटर ऑफ जॉय, खुशी की बात है, आप माँ बनने वाली हैं। तो अपने आप को बीमार ना समझें। हाँ, हर खुशी अपने साथ थोड़े उतार चढ़ाव लेकर आती है। बिल्कुल। तो बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक बच्चा बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी है,
तो बॉडी को भी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं, आपका वज़न बढ़ता है, आपकी ब्रेस्ट हैवी होती हैं, आपको सडनली जो आपको चीज़ें बहुत पसंद थी वो आपको पसंद आनी बंद हो जाती हैं, जो स्मेल आपको अच्छी लगती थी वो स्मेल आपको बुरी लगने लगती है। तो ये सब चेंजेस आर नॉर्मल। इसके साथ साथ मॉर्निंग सिकनेस की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वुड बी मदर को मॉर्निंग सिकनेस होगी और हर प्रेगनेंसी में होगी। ऐसी बहुत लेडीज़ हैं जिनको फर्स्ट प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस हुई बट सेकंड में नहीं हुई, या फर्स्ट में नहीं हुई सेकंड में हो रही है। सो ईच प्रेगनेंसी इज़ यूनिक, हर प्रेगनेंसी अलग है। और मॉर्निंग सिकनेस हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके नोजिया की कंप्लेन, वॉमिटिंग जैसा लगना, वॉमिटिंग आती नहीं है, अच्छा, जी घबराता है, ये बहुत कॉमन होता है मॉर्निंग, क्योंकि रात भर का फास्टिंग हो जाता है, बिना खाए बहुत देर तक रहना। 10 से 12 घंटे बीत जाते हैं। रात में आपने 9 बजे खाना खाया, सुबह आप 6-7 बजे उठी, फिर आप अपना थोड़ा सा फ्रेश होते होते सब खाते पीते आपको 8-9 बज गए, ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स आपकी फास्टिंग हो गई। सो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है, एक हार्मोन होता है बीटा, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, जो इस समय पर बढ़ता है। फर्स्ट 12 वीक्स से 14 वीक्स तक इसका लेवल बढ़ते जाता है। तो इस समय में नोजिया की कंप्लेन हाई होती है और धीरे धीरे 14 वीक्स के आसपास नोजिया एकदम ख़त्म हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, ये कोई परमानेंट फेज़ नहीं है, ये अपने आप ख़त्म होगा। आप जो कर सकती हैं वो ये है कि आप सुबह उठने से 1 घंटा पहले, जो भी आपका मॉर्निंग में उठने का टाइम है, उससे 1 घंटा पहले आप उठें और 1-2 बिस्किट अपने सिरहाने रखें और खाकर वापस सो जाएं। खाली पेट नहीं रहना, खाली पेट नहीं रहना है। आप फिर उसके 1 घंटे बाद उठिए, फिर ब्रश करिए, आपको कोई वॉमिटिंग नोजिया नहीं होगा। सेकेंडली, आप जितना हो सके ऑयली फ्राइड स्पाइसी फूड अवॉइड करें, पैकेज फूड आप अवॉइड करें, जितना हो सके घर का बना खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, और जो आप 3 बार में खाना खाती थी उसको थोड़े शॉर्टर इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। लाइक हम लोगों का डिक्टम होता है स्मॉल मील्स स्मॉलर इंटरवल्स। जो खाना आप 3 बार में खाती थी उसको आप 6 बार में खाइए, थोड़े देर थोड़ा बाद में खाते रहिए। और खाने का वॉल्यूम हमेशा कम रखिए, मतलब एक बार में 2-3 रोटी खाने की कोशिश मत करिए, 1 से 1.5 चपाती खाइए, खाने के साथ पानी मत पीजिए, क्योंकि आपके फिर पेट में बढ़ जाता है ना वॉल्यूम। आप 1.5 चपाती खाइए, 1 गिलास पानी पी लिया, तो वो आपको जब वॉमिटिंग जैसा लगेगा तो वॉमिटिंग हो भी जाएगी। तो कम खाइए, थोड़ा खाइए, खाने के साथ पानी मत पीजिए, खाने के 1 घंटा बाद पानी पीजिए, और फ्रेश फ्रूट्स खाइए। फिर भी आपको लगता है ज़्यादा वॉमिटिंग का कंप्लेन हो रहा है तो आप अदरक का टुकड़ा मुंह में रख सकती हैं, जिंजर लॉजेंस आप ले सकती हैं। एक ये प्रेशर पॉइंट हम लोग बोलते हैं, ये इसके पाम के ये ऐसे 3 फिंगर नीचे यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हैं, यहाँ आप देखेंगे 2 टेंडन्स होते हैं, या आप देखिए इसके बीच में अगर आप 3 फिंगर्स के नीचे थोड़ा प्रेस करती हैं तो इस पॉइंट को प्रेस करने से भी थोड़ा नोजिया कम हो सकता है। हाँ, ये कर सकती हैं आप। इसके अलावा आप डॉक्टर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा सकती हैं, बहुत वॉमिटिंग अगर आपको नहीं कंट्रोल हो रही है। यहाँ जो जानना ज़रूरी है वो ये हाइपर एमेसिस हम जो बोलते हैं, एक्सेसिव वॉमिटिंग। कब हम बोलते हैं कि ये अब अलार्मिंग सिचुएशन है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो अबॉर्शन के चांसेस भी हो जाते हैं। अच्छा जी, तो उस समय क्या करना है? हाँ, तो उसको पहचानना ज़रूरी है। कई लेडीज़ तो बहुत कम में घबरा जाती हैं और कई बहुत ज़्यादा को भी नॉर्मल समझती हैं। मोर देन 6 अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, 6 टाइम्स अ डे वॉमिटिंग हो रही है प्रॉपर, अगर आपका वज़न 10% से ज़्यादा घट गया है, ओके, अगर आपको यूरिन नहीं पास हो रहा है, अगर आप पानी भी टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, मैंने आप पानी पी रही हैं वो भी आपका वॉमिट हो जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। मैम आप बात कर रही थी खाने की, जो मदर को क्या खाना चाहिए ना खाना चाहिए। तो जिन लोगों की ये पहला प्रेगनेंसी है, वो नए पेरेंट बनने वाले हैं, उनके लिए तो ये पूरा जर्नी नया है, चाहे वो मम्मी के लिए हो चाहे वो पापा के लिए हो, दोनों के लिए ही। तो उस समय पे पूरी थ्रू आउट द जर्नी प्रेगनेंसी में कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें उनको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको एकदम से उनको अवॉइड करना चाहिए? हाँ, देखो आनंदिता, फर्स्ट तो सब लोग मेरे से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि मैडम फ्रूट्स क्या क्या खाने हैं, तो मैं समझ जाती हूँ उनके पीछे का इंटेंट है इन्हें पपीता और पाइनएप्पल के बारे में जानना है। तो कच्चा पपीता और पका पाइनएप्पल, ये 2 चीज़ें आप मत खाइए। अच्छा, क्योंकि कच्चे पपीते में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें देखा जाता है कि वो कभी कभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट कर देता है, तो आप अवॉइड कर सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही फ्रूट आपको खाना है।
और ऐसे ही पके पाइनएप्पल में देखा गया है कि वो सर्वाइकल कैनाल का जो मुंह होता है, बच्चेदानी का मुंह, उसको कभी कभी खोलने में उसका एक्शन देखा गया है। अच्छा, तो ये 2 चीज़ें आप अवॉइड करें। पके पपीते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकती हैं। आप खाने की अगर हम बात करें कि क्या खा सकती हैं, आप सब कुछ खा सकती हैं। आप बीमार नहीं हैं, आप माँ बनने वाली हैं, बस आप हेल्दी खाइए। आपको अपनी चॉइसेस हेल्दी रखनी है। खूब वेजिटेबल्स खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, हाई प्रोटीन खाइए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। जो कि नॉर्मल डाइट में सभी लोग करते सब हैं। कुछ करते हैं। जो नहीं करना है वो है आप पैकेज फूड, क्योंकि वो बहुत हाई सॉल्ट होता है, हाई प्रेजर्वेटिव होता है, वो अवॉइड करिए। स्ट्रीट फूड एकदम अवॉइड करिए। मोमो की चटनी से फूड पॉइजनिंग होते मैंने इतने पेशेंट देखे हैं कि मैं बोल बोल के थक जाती हूँ कि प्लीज़ मोमो मत खाइए बाज़ार से, बाज़ार की चटनी मत खाइए। फिलिंग उसकी पुरानी रखी हुई होती है, कई बार उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कटा फ्रूट्स फ्रिज में रखा मत खाइए, फ्रेश काटिए, फ्रेश खाइए। कटा हुआ पुराना जो आपका नॉनवेज होता है, कभी भी उसको हाफ कुक्ड मत खाइए। आप नॉनवेज खाती हैं, क्लीन अच्छे से करिए, धोइए और पूरा पकाइए, फुल्ली कुक्ड में। फुल्ली कुक्ड। सब्जियां भी आप जो पत्ता सब्जियां होती हैं उनको रॉ खाने की कोशिश कम करिए, क्योंकि वहीं से कुछ कुछ होते हैं जो बैक्टीरिया जाते हैं। कोशिश करिए आप कुक्ड आइटम्स ज़्यादा खाएं। और फास्ट फूड, जंक फूड, अनहेल्दी फूड जिसको हम बोलते हैं, पैकेज फूड, इसको आप अवॉइड करिए। जितने भी जूसेस होते हैं, पैकेज जूसेस अवॉइड करिए। मैं तो देखिए फ्रेश जूस को भी मना करती हूँ। मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ जो मदर बन रही है तो वो ओल्ड तो है नहीं, दांत तो है ही, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। फ्रूट खाइए ना, क्योंकि वो आपको रफेज भी देता है, आपको फाइबर देता है, प्लस आपको फ्रूट का सारा गुण देता है। आप जब जूस निकालती हैं तो आप पूरा उसका फाइबर खो देती निकल हैं। जाते हैं। मत लीजिए। हाँ, आपको फिर भी बहुत शौक है तो कम अमाउंट में लीजिए और विद फाइबर लीजिए, छानिए मत उसको। ओके, मतलब आपने 2 मौसमी का जूस लिया, हालांकि जूस एसिडिटी ज़्यादा करता है, तो फ्रूट नॉर्मल खाइए, फ्रूट से ज़्यादा फ्रूट जूस खाइए। एसिडिटी होता है। हाँ, ओके, सो जो भी नए पेरेंट बनने वाले हैं, नई मदर बनने वाले हैं, उनके लिए बेहद खास ये कुछ मैसेजेस हैं। साथ ही साथ कुछ और बातें भी है, उसके बारे में भी जानेंगे। अपने फूड के बारे में बताया, इसके साथ सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा फोलिक एसिड स्टार्टिंग में शुरुआत से ही फोलिक एसिड स्टार्ट करना पड़ता है। इसके साथ कुछ और मेडिसिन है या सप्लीमेंट्स है जो शुरू करनी चाहिए? हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखिए पहले 3 महीने में तो आपको फॉलिक एसिड सफिशिएंट होता है। अगर आप एनीमिक भी हैं, किसी का खून कम है, ये भी प्रेगनेंसी पहले से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जैसे मैंने बोला था अपना थोड़ा हीमोग्लोबिन का ध्यान रखिए, क्योंकि पहले 3 महीने में जनरली नोजिया की कंप्लेन होती है, तो आयरन हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं देते हैं। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको फूड से ही अप करना पड़ेगा, या हमको बहुत ज़्यादा कम है तो कुछ इंजेक्शन से हम अप कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर से 12 वीक्स के बाद से आयरन, कैल्शियम, ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप खाली डाइट से प्रेगनेंसी में कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने आयरन और कैल्शियम नहीं लिया प्रेगनेंसी में तो बच्चा तो मदर के बॉडी से अपनी कमी पूरी कर लेगा। प्रॉब्लम मदर को आती है जब वो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो आमतौर पे मदर्स की कंप्लेन होती है कि प्रेगनेंसी के बाद से मेरे बाल झड़ने चालू हो गए, मेरे नेल्स टूटने चालू हो गए, चिपिंग ऑफ नेल्स होने लगती है, मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि आपने कैल्शियम नहीं खाया, और आपका कैल्शियम पूरा बच्चे में तो चला गया। बच्चे का तो बोन्स डेवलपमेंट में बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम चाहिए, और आपने खाया नहीं, तो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी आ गई। तो कैल्शियम, आयरन, ये सप्लीमेंट्स एकदम ज़रूरी है। प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपकी डाइट में आपको नहीं आइडिया है प्रोटीन कहाँ से आएगा, तो प्रोटीन सप्लीमेंट लीजिए। अच्छा, लेकिन ये ले आपके सकते लिए, हैं प्रोटीन हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप उससे डॉक्टर कोई के नहीं, आप साइड डॉक्टर की इफेक्ट्स सलाह से आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके बॉडी में ये अप होना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, इसके साथ टेस्ट भी कई सारे होते हैं जी, पूरे जी, प्रेगनेंसी जर्नी में, जी। लेकिन अननेसेसरी टेस्ट से ज़्यादा जो नेसेसरी टेस्ट है, शायद 3-4 टेस्ट है जो ज़रूरी है, वो कौन कौन से टेस्ट है? देखिए, जैसे आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो मिनिमम जो बेसिक टेस्ट हैं जो हम लोग ज़रूर कराते हैं, एक रूटीन हीमोग्राम, ताकि हमें मदर का हीमोग्लोबिन या कोई और प्रॉब्लम है तो पता चल जाए। एक शुगर, थायराइड जैसे कि मैंने बोला, जानना बहुत ज़रूरी होता है। सेरोलॉजी भी एक हम लोग कराते हैं जनरली कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, HIV, HBsAg जो बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है या उसका प्रेगनेंसी पे असर पड़ सकता है। और फर्स्ट
जो हम लोग कराते हैं वो होता है एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 6 to 7 वीक्स के बीच में कार्डियक एक्टिविटी देखने के लिए, एक बच्चे में हार्ट बीट आई कि नहीं आई, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग डेटिंग स्कैन या फर्स्ट स्कैन भी हम लोग प्रेगनेंसी का बोलते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें जो पेशेंट डेट बोल रही है वो इससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें पता चल जाता है, इसलिए हम लोग डेटिंग स्कैन बोलते हैं। कि अगर मेरे हिसाब से 6 to 7 वीक्स बैठ रहा है पेशेंट की पीरियड्स की डेट से, तो प्रेगनेंसी में भी वहाँ भी आना चाहिए अल्ट्रासाउंड में। नंबर 2, यहाँ तक बच्चे की हार्ट बीट हमको अल्ट्रासाउंड पे दिखाई देने लगती है, तो वो प्रेगनेंसी अच्छी प्रेगनेंसी है या अच्छी प्रेगनेंसी नहीं है ये भी पता चल जाता है। तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन है। सेकंड इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है जो हम लोग 11 से 13 हफ्ते के बीच में करते हैं, जिसको हम लोग NT-NB स्कैन बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। अच्छा, इस स्कैन में क्या होता है? हाँ, ये जो NT-NB स्कैन है, NT का मतलब होता है न्यूकल थिकनेस, गले की थिकनेस, ये मतलब नेक की स्किन थिकनेस उसमें हम लोग देखते हैं, और नेजल बोन। इसके साथ में हम लोग एक टेस्ट भी कराते हैं, ब्लड टेस्ट होता है जिसको ड्यूअल मार्कर हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली आपने बहुत सुना होगा डाउन सिंड्रोम जी। ये डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, ये दोनों। यानी कि आने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम है या नहीं, ये पहले से पता चल सकता है। देखिए, आज की डेट में ना साइंस इतना एडवांस कर चुकी है कि आज किसी भी पेशेंट के लिए ये बहुत ही ख़राब बात है, हमारे पार्ट पे भी या पेशेंट के पार्ट पे भी, और ये ऐसा कोई कि आज एक डाउन सिंड्रोम बच्चा जन्म ले और पूरी ज़िंदगी माँ बाप भी परेशान रहें, क्योंकि ये टेस्ट अवेलेबल हैं। और बीइंग पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है कि आप करेक्ट टाइम पे वो टेस्ट आप ज़रूर कराएं, ताकि एक एबनॉर्मल बच्चे को जहाँ तक हो सके आप होने से प्रिवेंट कर सकें। जी जी बिल्कुल। तो ये फर्स्ट है उसका स्टेप। उसके बाद 10 वीक्स ऑनवर्ड्स एक टेस्ट आता है जो अभी बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है, NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। ये भी हम कर सकते हैं। ये टेस्ट डाउन सिंड्रोम को बहुत अच्छे से पता लगाता है ये, लेकिन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसके बाद अगर हम स्कैन की बात करें, NIPT के बारे में मैं इसके बाद में बोलूँगी। स्कैन की बात करें तो थर्ड स्कैन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन ऑफ प्रेगनेंसी है, जो किसी भी मदर को मिस नहीं करना चाहिए जो प्रेग्नेंट है, वो होता है टिफ़ा स्कैन या लेवल 2 स्कैन, जो 18 हफ्ते से लेकर 21 से 22 हफ्ते तक किया जाता है। इसमें हम ये मानते हैं कि बच्चा 18 हफ्ते तक ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है, तो इसके अंदर बच्चे की मॉर्फोलॉजी, मतलब बच्चे का पूरा वो देख लिया जाता है कि आंखें 2 हैं या नहीं, हाथ है कि नहीं, फिंगर्स हैं या नहीं, कोई क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, कोई क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ यहाँ पर पता चल जाता है। तो ये एनॉमली स्कैन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन ऑफ प्रेगनेंसी है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कोई 2 स्कैन बोलिए प्रेगनेंसी में कि कब करना चाहिए, तो ये स्कैन आप किसी भी हालत से मिस नहीं कर सकते। ये स्कैन और जो डाउन सिंड्रोम जज करने वाला वो स्कैन, ये स्कैन में सब कुछ जज होता है। ओके। और यहाँ तक हमारे पास गवर्नमेंट का रूल है कि अगर यहाँ पर भी किसी को डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट होता है, देखिए ये कोई अकेला कोई भी एक टेस्ट सफिशिएंट नहीं होता है कि वो ये बोल दे ये नॉर्मली है। जी जी। तो अल्ट्रासाउंड आपके बच्चे की बनावट में कहीं कोई प्रॉब्लम है ये सब बता रहा है। इसके साथ में जेनेटिक प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए हमको क्वाड्रपल मार्कर करना पड़ता है, जिसके अंदर हम कुछ उसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग क्वाड्रपल मार्कर में देखते हैं, जो कि हमको डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जो जेनेटिक 3 सिंड्रोम होते हैं, इनके बारे में आगे से बता देता है। कई बार होते हैं कि कुछ मॉर्फोलॉजी आपको वहाँ अल्ट्रासाउंड में डाउट है, लेकिन आपको ये साथ में इधर भी पॉजिटिव मिल रहा है और वहाँ भी आ रहा है, तब आप दोनों को मिला के बोल सकते हैं कि ये बच्चा एबनॉर्मल है। अब मैं बात करना चाहती हूँ NIPT के बारे में, जो ड्यूअल मार्कर और क्वाड्रपल मार्कर दोनों से बहुत ऊपर है। अगर इनकी फॉल्स पॉजिटिव रेट, क्योंकि इनकी बहुत हाई होती है, कई बार ऐसा होता है कि डाउन सिंड्रोम हमको ड्यूअल मार्कर में पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन हम NIPT कराते हैं, नेगेटिव आता है और बच्चा बाद में नॉर्मल ही निकलता है। ओके। तो अगर आज मुझसे एक पेशेंट पूछे कि मैं ये सारे टेस्ट कराऊँ ना NIPT, तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर NIPT। NIPT का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कॉस्टली टेस्ट है, ये थोड़ा सा इन दोनों के मुकाबले कॉस्टली है। तो जो हमारी आज की डेट में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एक जिम्मेदारी होती है कि हम पेशेंट को इसके बारे में बताएं ज़रूर कि अगर आप चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 वीक ऑनवर्ड्स हो जाता है और क्वाड्रपल मार्कर 18 हफ्ते के बाद होता है।
तो अगर किसी का डाउन सिंड्रोम NIPT पे निकलता है तो उसके पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत हाई हैं। हालांकि इसके कंफर्मेशन के लिए हमको फिर एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है। एमनियोसेंटेसिस होता है कि बच्चे के चारों तरफ का जो पानी होता है उस पानी को हम लोग लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। जी। NIPT जो होता है ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। इसमें कहीं कोई बच्चे में अबॉर्शन का रिस्क नहीं होता, कोई उसके अंदर नीडल नहीं जाती, ये मदर के ब्लड से किया जाता है। उससे ही सारा कंफर्मेशन सब कंफर्मेशन हो जाता है। लेकिन NIPT जेनेटिक टेस्टिंग के लिए है। NIPT भी अगर स्ट्रक्चरल बच्चे में कोई डिफेक्ट है, किसी बच्चे में हाथ ही नहीं है या कोई इंटेस्टाइन कहीं से बनी नहीं है और भी बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पता चलती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने NIPT कर लिया तो हम एनॉमली स्कैन छोड़ सकते हैं। उसकी अपनी वैल्यू है, NIPT की अपनी वैल्यू है। दोनों टेस्ट के अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अलग ये अलग तो डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स दोनों का मिलकर वो बात कर सकते हैं कि आगे चल के कौन से टेस्ट उनको करवाना चाहिए या आपको नहीं। डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ डॉक्टर अगर आपको बता रहे हैं आप बिल्कुल डिस्कस करिए। और NIPT कुछ पेशेंट्स हैं जिनके अंदर एकदम नॉन निगोशिएबल है, जैसे कि किसी की एज 35 से ज़्यादा है जिसमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क बहुत हाई है, उसको डेफिनेटली NIPT कराना चाहिए। किसी पेशेंट का आगे एक बच्चा हो चुका है जिसको डाउन सिंड्रोम है या उसकी फैमिली में हिस्ट्री है तो उसको डेफिनेटली NIPT कराना चाहिए। बाकी जगह में आप डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट स्कैन आपको 28 वीक्स पे कराना चाहिए और एक लास्ट स्कैन विद डॉपलर फ्लोज आप 36 वीक्स के आसपास करा सकती हैं। ये कुछ बेयर मिनिमम टेस्ट हैं जो आपको करने चाहिए। डॉक्टर आपने कहा कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं बल्कि एक खूबसूरत जर्नी है, तो जर्नी के साथ तो नॉर्मल लाइफ तो लीड कर ही सकती है जो मदर्स हैं। तो ये तीनों ट्राइमेस्टर्स में कौन से ट्राइमेस्टर पर ट्रैवलिंग करना इजी रहता है? हाँ, अभी तो एक और सिस्टम चल पड़ा बेबी मून, लोग बेबी मून की जाने लगे। देखिए ट्रेंडिंग है, ट्रैवलिंग है। मैं एक बात हमेशा पेशेंट से बोलती हूँ कि क्या आपका घूमना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखिए कुछ जॉब में है, कोई ज़रूरत है तो वो तो काम नहीं छोड़ सकता जब तक कि कोई हमारे पास अल्ट्रासाउंड में ऐसा उसको एडवाइस करने का कारण नहीं है कि आप रेस्ट पे रहिए। अदरवाइज़ फर्स्ट 3 मंथ्स में आप जितना हो सके ट्रैवलिंग अवॉइड करिए। जर्की ट्रैवलिंग पर्टिकुलरली अवॉइड करिए, जैसे कि बस की जर्नी होती है, टोटो की जर्नी होती है, रिक्शा की जर्नी है। हाँ, अगर आपको ट्रैवलिंग मतलब आपको रूटीन जाना ही है, आप खुद से स्कूटी चलाइए तो वो बेटर है, क्योंकि आपको पता है कहाँ गड्ढा है, आप वहाँ ब्रेक पहले मारेंगी। आपको पता है किस चीज़ से आपको झटका लगता है। आप अपने हस्बैंड के पीछे बैठ के जाइए, वो भी जानते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो भी संभाल के लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपको सपोज़ कहीं लॉन्ग जर्नी करनी है तो आप गाड़ी से जाती हैं तो ढीले ढाले कपड़े पहनिए, कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, थोड़ा रास्ते में हॉल्ट्स लीजिए, थोड़ा उतरिए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा चलिए। फ़्लाइट से जाती हैं, अच्छा है। ट्रेन की जर्नी अवॉइड करनी चाहिए, जर्क की ट्रैवलिंग, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ उसके जर्क्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्राइमेस्टर वाइज अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ट्राइमेस्टर को हम लोग हनीमून ट्राइमेस्टर बोलते हैं, सेफेस्ट ट्राइमेस्टर होता है ये। 12वें हफ्ते से लेकर 28वें हफ्ते तक आपको ट्रैवलिंग करना इस टाइम में करिए, अगर आपके डॉक्टर ने आपको ना नहीं किया है। लास्ट ट्राइमेस्टर में 7 मंथ के बाद फिर से आप ट्रैवलिंग अवॉइड करिए। ओके, तो आपने ये ट्राइमेस्टर वाइज कहा, तो ट्राइमेस्टर वाइज अगर कुछ खाने पीने की बातें हैं तो कौन कौन से ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो अवॉइड कर सकते हैं या फिर उनको ऐड कर सकते हैं? खाने में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और कार्बोहाइड्रेट में ये नहीं बोलूँगी आप पहले से बहुत फिटनेस फ्रीक रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट कम करिए। कार्बोहाइड्रेट भी एडिक्वेट मात्रा में लीजिए, गुड फैट्स भी लीजिए, क्योंकि ये सब भी अपना अपना इनका रोल होता है, ये ज़रूरी होता है। जो अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए, किसी भी तरह का आपका एडिक्शन है, टोबैको, सुपारी, ये सब अवॉइड करिए। अनहेल्दी ड्रिंक्स मत लीजिए, पैकेज ड्रिंक्स मत लीजिए जिनमें हाई शुगर कंटेंट होता है। हाई शुगरी फूड्स अवॉइड करिए, फास्ट फूड अवॉइड करिए, स्टेल फूड, बासी खाना अवॉइड करिए। बहुत हाई सॉल्ट मत लीजिए, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत लीजिए। 1 कप चाय सुबह, 1 कप चाय शाम ओके है, 1 कप कॉफ़ी ओके है, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी जो एकदम एडिक्ट होते हैं कि उनको लगातार ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, नॉट एडवाइजेबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मत लीजिए। जितना हो सके फ्रेश खाना खाइए, हाई फ्रूट्स खाइए, सारे सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए, कोकोनट वाटर लीजिए। प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई रखिए, जो भी आपका फूड प्रेफरेंस है। आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है तो
अकॉर्डिंगली आप लोग खा सकते हैं। चिकन खाइए, एग्स खाइए, फ़िश खाइए, रेड मीट हो सके तो अवॉइड करिए क्योंकि उसमें अनहेल्दी मीट जी, है। जी। और वेजिटेरियन लोग चना, छोला, राजमा, पनीर, सोयाबीन सब खा सकते हैं। मैम अगर बात करें फाइनल ट्राइमेस्टर जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर जी, जी। बोलते हैं, तो उस समय पर किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये क्योंकि ये प्राइम टाइम है, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो कौन सी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मदर को एज़ वेल एज़ उसके फैमिली मेम्बर्स को भी? देखिए, याद रखिए फाइनल ट्राइमेस्टर में सबसे बड़ी डॉक्टर बच्चे की उसकी मदर है, क्योंकि मदर को पता होता है कि बच्चे का मूवमेंट कब हो रहा है, कितना हो रहा है। हम लोग हमेशा मदर को बोलते हैं अपने रेगुलर मूवमेंट्स आप ट्रैक करते रहिए। किस तरीके से ट्रैक करें इसको? मदर को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप कभी भी जब खाना खाती हैं उसके बाद में बच्चे का मूवमेंट ज़्यादा होता है। और ये याद रखिए हर प्रेगनेंसी अलग है, हर बच्चे के मूवमेंट का पैटर्न अलग होता है। आपको कुछ दिन खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करके आपको अपने बच्चे के मूवमेंट का पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये टाइम में मेरा बच्चा ज़्यादा मूव करता है, ये टाइम में कम करता है, और वो आपका पैटर्न मेंटेन रहना चाहिए। कभी भी आपको लगता है कि उस पैटर्न से डेविएशन हो रहा है, मूवमेंट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, दोनों ही अलार्मिंग है। ओके। उस सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करिए। सबसे पहले तो आपको कभी लगे मूवमेंट कम है तो थोड़ा सा खा के देखिए, थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा पानी पीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बार डॉक्टर को लेकिन दिखा लीजिए। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जो लोग पहली बार माँ बन रहे हैं, क्योंकि हमने आज का पॉडकास्ट शुरू ही किया है इस बारे में जी। कि जो लोग प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, पहली बार माँ बनने वाले हैं, पहली बार पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो जो लोग पहली बार माँ बनने वाले हैं उनके लिए ऐसा कौन सा मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये देना चाहती हूँ, ज़िम्मेदार माँ बनिए, क्योंकि अगर आपकी फूड चॉइसेस अच्छी नहीं होंगी तो बच्चे को आप कैसे सिखाएंगी। और ये जो मिथ्स हैं कि ये खाने का मन करता है, मैं तो चटपटा खाती हूँ, ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, खुश रहिए, जितना हो सके फिज़िकली एक्टिव रहिए। एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे ही प्रेग्नेंट हो गए हमको रेस्ट पे चले जाना है, ऐसा नहीं होता है। फिर सब बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अभी कम होती हैं, तो पेशेंट्स ही तो नहीं आते हैं बिना मतलब दर्द में। जी, जी। तो आप फिज़िकली एक्टिव रहिए, जब तक कि डॉक्टर आपको ना बोले कि आपको कोई कारण से रेस्ट लेना है, आप अनड्यू रेस्ट मत लीजिए, अपने रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू करिए। आपको खुद समझ में आएगा आपको कब रेस्ट लेना है, आपको खुद पता है अब मैं थक गई हूँ तो आप थोड़ा देर जाकर लेट जाइए और खुश रहिए। आप बीमार नहीं हैं, आप माँ बनने वाली हैं, बहुत खुशी का मौका है, इसको एंजॉय करिए। और थोड़ा सा सिंसियर रहिए, जब भी आपको डॉक्टर जो बोले वो टेस्ट आप कराइए, मिस मत कीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा हम लोग नहीं चाहते अनहेल्दी हो। सेफ़ मदर ये हम लोगों का अभी डिक्टम है, सेफ़ मदरहुड, हेल्दी बेबी ये हम सभी चाहते हैं, माँ बनने वाली जो लेडीज़ हैं वो भी, और एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम भी, कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, सेफ़ हो, सुरक्षित हो, माँ और बच्चा दोनों खुश रहें, सुरक्षित रहें। एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चे के लिए आप उनके परिवार वालों को क्या सलाह देना चाहेंगी? खुश रखिए, जो माँ बनने वाली है डेफिनेटली उसको आपकी पैम्परिंग की और आपकी सलाह की ज़रूरत होती है। बट ये जो आगे की कुछ कहावतें चली आई कि हमारे टाइम में तो हमने इतने बच्चे पैदा किए थे, ऐसा तो नहीं होता था, ये ना बोलें। देखिए पहले 6 बच्चे पैदा होते थे या 8 बच्चे पैदा होते थे, और आम तौर पे एक कॉमन हिस्ट्री होती है कि पहला बच्चा नहीं रहा या दूसरा नहीं रहा। आज की डेट में ये अनएक्सेप्टेबल है। आज 2 बच्चे होते हैं तो दोनों बच्चे हमको स्वस्थ चाहिए, भगवान करे उनकी बहुत लंबी उम्र हो, कोई भी बच्चा अनहेल्दी ना हो, कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हर प्रेगनेंसी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रेशियस है हमारे लिए। तो वो पुराना टाइम चला गया, आज साइंस बहुत एडवांस कर चुकी है, इसीलिए ताकि मदर को भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए हम लोग कुछ टेस्ट करवाते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो उनको लेने के लिए मदर को सपोर्ट करिए, उनको पुराने टाइम से कंपेयर मत करिए। हाँ, अपने टाइम का हेल्दी खाना खाने के लिए उनको थोड़ा सा मोटिवेट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो साझा करने के लिए। आई होप आपने जो भी सब बातें कही है, जो भी सब कन्फ्यूजन्स थे जो नए मदर बनने वाले हैं, जो नए फैमिली स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये सभी चीज़ें काफ़ी मददगार होने वाली हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए तो डॉक्टर है ही, मनोकामना हॉस्पिटल में जाके आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके कन्फ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। और बाकी के खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।